हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेमेस्टर 4 को। फाइनली आई नो आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिन्होंने हमारी रोड मैप की वीडियो देखी है उनको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें सेमेस्टर 4 को लेकर चलना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कैसे पढ़ना है। वो सारी बातें हमने डिटेल में करी है रोड मैप वाली वीडियो में। तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे एक सब्जेक्ट को जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक सारे जो यूनिट्स है उनको अच्छे तरीके से करवाने वाली हूँ। बहुत सारे पार्ट्स आएंगे हर एक यूनिट के। हम हर टॉपिक को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको हर चीज अच्छे तरीके से समझ आए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आएंगे, आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाओगे अगर आप इन सारे वीडियोस को, पार्ट्स को, सीरीज को अच्छे तरीके से लेकर चलोगे, अच्छे तरीके से समझोगे। मैं हर हफ्ते 2 से 3 पार्ट जरूर लेकर आऊंगी। आपने कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है, जो मैं समझाऊंगी वो समझना है, अपने खुद से नोट्स बनाने हैं। लास्ट में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ। सो स्टिल आप शुरू से अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रहेगी, मैं सारे यूनिट्स को डिटेल करके ही समझाऊंगी, डिटेल वर्जन में ही समझाऊंगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई फालतू के न्यूमेरिकल्स, कोई फालतू की एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स वो हम बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। जो आता है उसको अच्छे तरीके से कवर करना ही हमारा मेन मोटिव रहेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम यूनिट को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, मॉडल्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 मैं काफी शॉर्ट रखूंगी जिससे कि आपका इंटरेस्ट बने, आपको समझ आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। वो बेस आज हम तैयार करेंगे इंट्रोडक्शन की पहले पार्ट के अंदर। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर सुना होगा। कभी ऐसे सुना होगा कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, नहीं करा, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एसेंशियल है, ये सॉफ्टवेयर से ये होता है, या आपने बहुत बार ये बातें सुनी होंगी। लेकिन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैं आपको पहले बिना डेफिनेशन देखे थोड़े से वर्ड्स बताऊंगी, समझना ध्यान से। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरी बात समझ आई? एक तरीके से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, जो कि सब कंट्रोल करता है किस चीज को कैसे करना है, क्या परफॉर्म होना है, क्या ऑपरेशन होने हैं। सारी चीजें सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती हैं। देखो, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। दो चीजें हैं, हमेशा चीजों को तोड़कर याद करना सीखो। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में क्या आएगी? पहली बात, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। सो सॉफ्टवेयर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एग्जाम्पल देखेंगे, सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मींस जिसको हम टच कर सके, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो, जैसे कि आपकी स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गई, या आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आता है। सॉफ्टवेयर क्या है? एप्स लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, कैलकुलेटर, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। मेरी बात समझ आई? ये क्या है? सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब आप एक बात बताओ, बिना व्हाट्सएप के आप क्या करोगे? और ये जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, ये आपका क्या है? एक पूरा पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, आपके सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो भी उनके तब इंस्ट्रक्शंस में लिखा उस हिसाब से सारी चीजें होती चली जाती हैं। सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप, वो किस लिए यूज हो रहा है? टेक्स्ट के लिए, मैसेजेस के लिए, इमेज सेंड करने के लिए, ऑडियो सेंड करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर का वो काम है। यूट्यूब क्या है? एक वीडियो का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसे हम कहेंगे, कि जहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, आपकी एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से इसलिए कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
मेरी बात समझ आई? यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका एग्जाम्पल देख लिया। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर और मोबाइल इज यूजलेस। बिना सॉफ्टवेयर के, बिना इन सारी एप्स के आपका जो कंप्यूटर है या फोन है वो यूजलेस है। कोई भी सिस्टम यूजलेस है विदाउट सॉफ्टवेयर। आप करोगे क्या? बात समझ आई मेरी यहाँ पर? तो सॉफ्टवेयर आई होप आपको समझ आ गया हो। देखो साइड में एक इमेज हमने ली है, गूगल मैप्स, कैलेंडर, क्लॉक, गूगल ड्राइव, आपके एप्स, ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। आपको ये बात समझ आ गई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़कर समझेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। वेरी फर्स्ट लाइन इसको याद रखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं। इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। कोई एक इंडिविजुअल टर्म हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग यूजर नीड्स। सबसे पहले आप क्या करोगे? यूजर की नीड्स को जानोगे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, एक यूजर से उसके नीड्स जानकर उसके अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर बनाकर उसको देते हैं। ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम हो रहा होता है। मेरी बात समझ आई? हमने नीड्स ली और बाद में उसको सॉफ्टवेयर को बनाया। इसके बीच में क्या प्रोसेस आते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये सारे एक इंटायर लाइफ साइकिल को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। सो ऑफ एनालाइजिंग यूजर नीड्स, डिजाइनिंग, पहले आप नीड्स, रिक्वायरमेंट्स जानोगे यूजर की, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद डिजाइन करोगे सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, डेवलप करोगे, टेस्टिंग, डेवलप के बाद जैसे आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया उसके बाद उसकी टेस्टिंग की तरफ लेके जाओगे। बाद में आप किस तरीके से बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद उसको मेंटेन करोगे। मेंटेनिंग का स्टेप आता है ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर आप किस तरीके से काम करोगे, सारे स्टेप्स किसके बिहाफ पर परफॉर्म करोगे, आपके इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर। इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। कोई ऐसे नहीं कि जब मर्जी आया मन कुछ कर दिया। हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारे स्टेप्स को सिस्टमेटिकली परफॉर्म करते हैं सो दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स एफिशिएंटली, रिलायबली एंड करेक्टली। हम कोई भी चीज रैंडम नहीं कर रहे। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर परफॉर्मिंग ऑल द स्टेप्स। दैट्स व्हाई वी कैन से जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा वो काफी एफिशिएंट, रिलायबल और करेक्ट होगा। तो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। जो मैंने इनके स्टेप्स की बात करी कि हम आगे लाइफ साइकिल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पहले कैसे हम लोगों ने नीड्स लेनी है, फिर डिजाइन करना है, डेवलप करने, सारे स्टेप्स हम एक एक कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन है, 7.5 मार्क का क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम इन्हीं सारे बात पर चर्चा करेंगे और इनफैक्ट हमारी जितनी यूनिट्स भी हैं वो भी इन स्टेप्स के बेस पर ही है। ठीक है, हम एक यूनिट के अंदर डेवलप करना सीखेंगे, दूसरे में टेस्ट करना, मेंटेन करना, हमारे यही टॉपिक्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं और इससे हमारा सॉफ्टवेयर क्या बनता है, रिलायबल होता है, करेक्ट होता है और आपका एफिशिएंट होता है। इतनी आपको बात जाननी थी। आपको एक कंक्लूजन मैंने दे दिया और छोटी सी बात समझाई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप फटाफट से ये बता सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि आप इसे क्या समझते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके लिए प्रॉपर आंसर है, इसको आपको देखना होगा। अब आते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इन अ प्लान्ड, डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, नॉट जस्ट राइटिंग कोड। हमारा ये सब्जेक्ट कोडिंग के बेस पर नहीं है। यहाँ पर आपको कोई कोड करना नहीं सिखाऊंगी मैं। कहीं से कहीं तक सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, कहीं कुछ यूज नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं एक बेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दैट्स वाई इस सब्जेक्ट का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक एफिशिएंट बने, इसके लिए हमें उसको प्लान्ड, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना होगा। तो ये सारी बिल्डिंग की बातें हमारी इस सब्जेक्ट के अंदर होंगी। आई होप आपको ये स्लाइड समझ आ गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा, यहाँ पे कोडिंग के बारे में नहीं है कि अगर आपको
जिनको डर लगता है कोडिंग से और वो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनके दिमाग में अभी से चल रहा हो कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग लग गया, ओ माय गॉड अब तो तबाही मच जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स। अभी तक मेरी बात अगर आपको समझ आई है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, और अब मैं जिस स्लाइड पर हूं, तो दैट मीन्स बहुत बढ़िया, आप कर जाओगे। अभी से आपको समझ आ जाएंगी बातें, तो दैट मीन्स आप आगे भी अच्छे तरीके से कर लोगे। सिर्फ आई नीड योर कंसंट्रेशन और अटेंशन। क्लियर? चलो आगे। इट स्टार्ट्स बिफोर कोडिंग एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड। कोडिंग से पहले ही ये स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट्स लेना, फिर डिजाइन करना, फिर जाके आपका जो काम आता है डेवलपिंग का, वो आता है। लेकिन कोडिंग से पहले भी हम कितने स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं, और कोडिंग होने के बाद, आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद, डेवलप होने के बाद भी टेस्टिंग है, उसकी मेंटेन करना है उसको, ये स्टेप्स भी चलते जा रहे हैं कोडिंग के बाद भी। दैट मीन्स कि ये सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं, पहले भी और बाद में भी, जिन स्टेप्स की हम बात कर रहे थे। सो इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर वांट्स, पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया, डिजाइनिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क, कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। उससे पहले आपको एक डिजाइन प्रिपेयर करना पड़ता है, एक पूरा प्रोटोटाइप आप बना के देते हो अपने यूजर को, अपने कस्टमर को, जिससे कि वो समझे कि जो वो चाहता है क्या आप उस पॉइंट तक पहुंचे या नहीं। ठीक है? तो एक डिजाइन आपको बनाना होता है। जैसे आपको पता है, आपके घर का आर्किटेक्चर पहले नक्शा पास करवाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से नक्शा समझ लो, इसको मैप समझ लो, जैसे कि घर का आर्किटेक्चर बना के देता है। राइटिंग क्लीन एंड स्ट्रक्चर कोड, उसके बाद आप क्या करोगे? कोडिंग करोगे। हमें इस सब्जेक्ट में नहीं करनी, स्टेप्स आपको समझने हैं। उसके बाद टेस्टिंग टू रिमूव एरर्स, अब आपने बना दिया, फिर टेस्टिंग होगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं आ सकता, वो सारी चीजें टेस्टिंग के अंदर होती हैं। लास्ट स्टेप क्या है? मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर लेटर, बनने के बाद, देने के बाद अगर कोई और आपके पास अपडेट्स आपको देने हैं मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, वो स्टेप्स बाद में होते हैं। सो आई होप आपको ये जो मैंने 5 चीजें बताई ये समझ आ गई हूँ। अभी इसका सिर्फ बेसिक है, मैंने आपको बार बार कहा, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे स्टेप्स को हम बहुत डीप में कवर करेंगे। फिलहाल की जो आज हमारी क्लास है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हम पूरे इस सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के अंदर करने क्या वाले हैं। ठीक है जी? सो दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल प्रोग्रामिंग। अब मैंने एक डिफरेंस भी लिया है प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ये एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। सो आई होप कि इसको थोड़ा सा आप समझे ध्यान से। प्रोग्रामिंग में क्या होता है? सिर्फ कोडिंग। मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? कंप्लीट प्रोसेस है, कितने सारे स्टेप्स है, मैंने अभी बात करी आप सभी के सामने। देन प्रोग्रामिंग के अंदर स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लार्ज सिस्टम, आप पूरे सिस्टम्स भी बनाते हो, पूरे प्रोसेस चलाते हो, तो ये लार्ज सिस्टम वाली बात यहाँ पर आएगी। प्रोग्रामिंग में क्या है? इंडिविजुअल वर्क। ठीक है? एक इंसान भी ये काम कर सकता है, प्रोग्रामिंग करा, कोड लिखा, बात खत्म। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टीम वर्क है, हर स्टेप डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट्स लेना किसी और डिफरेंट डिपार्टमेंट का काम है, टेस्टिंग का काम किसी और ने लिया है, डेवलपिंग का काम किसी और ने लिया है, तो वो एक टीम वर्क में आता है। प्रोग्रामिंग क्या है? लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। इस स्टेप को मैं आगे समझाऊंगी अपकमिंग वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे होती है, वो हम बात करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद देखो, नो फिक्स प्रोसेस। प्रोग्रामिंग में कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वेल डिफाइंड प्रोसेस है, तभी हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, और एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर बनाना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम। इसमें जी साइलेंट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में पैराडाइम बोला जाता है। ठीक है? पैराडाइम्स। अ पैराडाइम इज अ स्टाइल और अप्रोच यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। तो पैराडाइम और कुछ नहीं, स्टाइल है, एक अप्रोच है जिसके बिहाफ पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। दैट मीन्स ये हमें ऐसे मॉडल्स प्रोवाइड करती है जिसके बिहाफ पर हमारे सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो ये क्या आंसर करता है? हाउ शुड वी बिल्ड सॉफ्टवेयर, किस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर का बनाना है, वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम से हम समझते हैं। नाउ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम इज सिंपली अ रोड मैप that tells us how to develop software step by step. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया
कि जब आपको अपना घर बनवाना होता है तो आप आर्किटेक्चर के पास जाकर नक्शा पास करवाते हो, पूरा प्रॉपर मैप पास करवाते हो। ठीक उसी तरीके से पैराडाइम भी क्या है, ये प्रॉपर हमें रोड मैप बनाकर देता है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करके अल्टीमेटली हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले रोड मैप की वीडियो बनाकर दी, उसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हमारा पूरा सेमेस्टर रन करेगा। पहले मैंने आपको बताया कि ये यूनिट्स आएंगे, सेकंड में बताया कि ये बुक्स आप यूज कर सकते हो, तो मैंने आपको पूरा रोड मैप बना के दिया। ठीक उसी तरीके से ये भी एक रोड मैप है जो हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरी बात समझ आई? एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम इज अ मेथड। मैंने आपको बताया एक मेथड है, मॉडल है, यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। हम इसको क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हमारे सॉफ्टवेयर को प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में बना सके, बिकॉज इट गिव्स अस अ रोड मैप। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जितनी भी स्लाइड्स है इतनी हम लोगों ने लेमैन लैंग्वेज रखी है कि एक बार रीड करोगे क्लियर। ठीक है, आप मेरी बात एक बार सुनो, एक बार इसको रीड करो, जो मटेरियल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दैट्स इट, तैयारी डन, यूनिट 1 डन। बात क्लियर है? उसके बाद देखो, दैट्स वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम आर आल्सो कॉल्ड, इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स भी बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मॉडल्स की बात करी गई तो ये कुछ मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, हम क्लियर करेंगे। ये जितने भी आपको कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स या मॉडल्स दिख रहे हैं, ये पूरे 6 के 6, 5 के 5 हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। मैंने आपको जैसे बताया किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, कैसे टास्क परफॉर्म होंगे, ये बताता है। देन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे आप बेनिफिट्स लिख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स हैं मॉडल्स के। तो ये आपके जब 15 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको बेस ये तैयार करना होगा। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि आप 15 मार्क्स के अंदर जो पूछा है वो डायरेक्ट नहीं बताते, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, एक बेस तैयार करना होता है, वहां ये चीजें आपको काम आएंगी। इसलिए मैं हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और डीप तरीके से लेके जा रही हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहाँ पे फालतू बात नहीं है, सारे आने वाली चीजें हैं, तो इसको आप सीरियसली ले। सो दे प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, जैसे हमने बात करी। विदाउट अ प्रॉपर मेथड, अगर हम पैराडाइम यूज ना करें, अगर हमें मॉडल्स यूज ना करें, तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें इसके बाद क्या स्टेप परफॉर्म करना है। हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर चुके हैं, क्या हमें करना है। बहुत ही क्योस बन जाएगा और बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो एरर इंक्रीज होंगे और क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो ये सारे कुछ नुकसान है मॉडल ना यूज करने के। अगर मैं आपको रोड मैप नहीं देती, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई क्या क्या यूनिट्स हैं, मुश्किल है नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप उधर से रिलेट कर सकते हो। नाउ बेनिफिट्स क्या है, तो ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स मिलती हैं, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं, लेस कंफ्यूजन एंड एरर्स, इजी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जो मैंने पहली स्लाइड में बात करी उसका एक कंक्लूजन स्लाइड है। सो बेसिकली आप इस स्लाइड को अच्छे तरीके से याद करें, समझें, बिकॉज यही पूरे जितनी हमने पहले वाली स्लाइड में बात करी उसका कंक्लूजन है। उसके बाद देखो, SDLC एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम। A software engineering paradigm is also known as software process model और software development life cycle। SDLC के बारे में हम बहुत ही डीप में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, इससे बहुत ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन है PYQ में सेम टॉपिक से। मैंने कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाए हैं जिससे कि मैं आपको ये यकीन दिला सकूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मिस करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आए बेस यही बनेगा, क्योंकि हम बात ही हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कर रहे होते हैं। आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो प्रोसेस के स्टेप्स के नाम पर ही हैं। हम एक यूनिट में डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक यूनिट में मेंटेनेंस के नाम पे पढ़ेंगे, तो जो स्टेप्स हैं उसी की डिटेल हम सारे यूनिट्स में कवर करने वाले हैं। दैट्स वाई ये बेस तैयार करना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप पहले जो होता है ना, स्टार्टिंग में बेस बनाते हैं 15 मार्क्स के लिए, वो आप यहीं से लिखेंगे।
ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 मार्कर, 3 मार्कर, 15 मार्कर, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो आप क्या बताओगे? व्हाट आर द फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस? ये सारी चीजें आपकी यही सब बताती हैं। दैट्स वाई आज की वीडियो को ढंग से देखना, समझना। मैं चीजों को अच्छे से एकदम बेसिक से क्लियर करते लेके जाऊंगी। लेमैन लैंग्वेज के अंदर कोई यहाँ पर हम डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। जिनको लगता है कि भाई बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझा देते हो, तो हमारा मेन फोकस ही यही है। अगर मैं यहाँ पे जार्गन यूज करूँ, टेक्निकल वर्ड्स यूज करूँ, तो बिलीव मी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। जो हमारे बाकी सब होते हैं, लाइक बीटेक के लिए पढ़ा रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वही रहेगा, वही लेवल रहेगा। तो क्या फायदा जब समझ ही ना आए चीजें। मेरी बात समझ आई आपको? देखिए, मेरा फोकस रहेगा कि मैं लेमैन लैंग्वेज यूज करके आपको चीजें समझाऊं। कोई जार्गन, कोई टेक्निकल वर्ड्स, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ना हो। क्यों? क्योंकि बाकी सब बीटेक वगैरह और भी जो मतलब डिफिकल्टी लेवल से जो करवाते हैं वो हमें नहीं करना। हमें अपना बैक नहीं लानी, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, चीजों को समझना है और ऐसे समझना है कि कोई भी हमसे पूछे तो हमें पता हो कि भाई इसका मतलब क्या है। इसलिए हम इस तरीके से चलेंगे और ऐसे करके हम अपने गोल को अचीव करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जिन्होंने अब तक पहले पार्ट को नहीं देखा, मेक श्योर आप उस पार्ट को देखो, क्योंकि वहीं से हमने अपना बेस तैयार करा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या एसडीएलसी होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इसलिए मेक श्योर वो वीडियो आप देखें। पार्ट 1 एक ही पार्ट हमने अब तक करा है। ये पार्ट 2 के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से आज बताने वाली हूँ कि क्या एसडीएलसी है। ठीक है, सो लुक एट द फर्स्ट स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आप पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, आप एक बार पढ़ लो कि आपको एग्जाम में ऐसा ही सब कुछ देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सेकेंड स्लाइड। एसडीएलसी, स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इधर से पकड़ू या फिर इधर से पकड़ू, पकड़ हम कहा नहीं रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एसडीएलसी, स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये सारे टॉपिक्स एक ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन एसडीएलसी, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपको ये समझना है कि ये वही टॉपिक है जो हमने आज करा है, यही आपको लिख कर आना है। क्लियर? ये वही 7 स्टेप्स की बात हो रही है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक एग्जाम्पल से चलते हैं, बाद में यहाँ पे थ्योरी देखेंगे। अगर आपको अपना घर बनवाना है तो आप इंजीनियर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि भाई मेरे को ऐसे से घर बनवाना है। सबसे पहले इंजीनियर क्या पूछेगा? वो ये तो बात नहीं शुरू करेगा ना कि किचन के अंदर कितने मैं वो बनाऊं, शेल्फ बनाऊं, कैसे कहाँ पे आपका फ्रिज रखना है, वो ये बातें तो नहीं करेगा। सबसे पहले वो आपसे क्या जानेगा कि आप चाहते क्या हो। मेरी बात समझ आई? कितने गज आपकी प्रॉपर्टी है, कितने फ्लोर्स बनवाओगे, क्या चाहते हो, नया डिजाइन का घर बनवाना चाहते हो, ऑथेंटिक या फिर एस्थेटिक टाइप का बनवाना चाहते हो, ट्रेडिशनल बनवाना चाहते हो, वो ऐसी बातें आपसे करेगा। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा हिंट लेगा, ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाएगा। सिर्फ रिक्वायरमेंट को जानेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आप चाहते क्या है, आपकी चाहत के बारे में फर्स्ट स्टेप के अंदर वो जानेगा। ना कि ये कि मैं जो शेल्फ है किचन का वो कौन से टाइप का बनवाऊं, कौन सा उसमें मटेरियल यूज करूं, वो आगे की बातें। सबसे पहले वो आपसे एक बेसिक नॉलेज गेन कर लेगा कि पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो यहाँ पे जानेगा। ठीक उसी तरीके से आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट से ये जानना चाहेगा कि आप चाहते क्या हो, आप कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जिससे कि वो ये जानना चाहता है कि जो यूजर है वो किस लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, अपनी कंपनी के लिए, किस यूज के लिए, कोई एप्लीकेशन के लिए, क्या है, किस काम के लिए है। स्टूडेंट्स पोर्टल बनवाना है, एजुमार्शल टाइप कुछ बनवाना है, तो इस तरीके से वो इतना यहाँ पे जानना चाहेगा। दिस स्टेज इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट्स, कि वो असल में चाहता क्या है जो कि वो आपके पास है। तो यहाँ पे हम वो सारी चीजें करेंगे। कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, व्हाट प्रॉब्लम शुड द सॉफ्टवेयर सॉल्व, सॉफ्टवेयर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनवा रहे हो। मेरी बात समझ आई? उसका रीजन क्या है, उसका गोल क्या है, वो यहाँ पे जानोगे। व्हाट फीचर्स आर नीडेड, आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए। लाइक आपने कहा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे को अटेंडेंस, यहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि सारे स्टूडेंट्स का कॉलेज के अटेंडेंस को सॉर्ट करके रखे, सब कुछ वहां पे कलेक्ट होता जाए। ठीक है,
अब वो आपसे पूछेगा इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि हर स्टूडेंट का अलग अलग पोर्टल हो, ठीक है, तो ये फीचर्स वो अपने बता रहा है जो एक यूजर को चाहिए, जो वो एक्चुअल सा एक बेसिक दिमाग में लेके चलता है, वो हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। हु विल यूज द सॉफ्टवेयर, कौन यूज करेगा, किसके लिए बनवा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। यही बात समझ आई? वेरी बेसिक, वेरी इनिशियल स्टेज, सबसे पहली बिगिनिंग के अंदर ये हमारी स्टेज है जो कि आपके बारे में जानती है कि आपको क्या चाहिए, एक यूजर को क्या चाहिए। मेरी बात क्लियर होती है यहाँ पे? ये एक लेमैन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन है। एक बार हिंदी में समझ लिया, दैट मीन्स आप अपने आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये बस थ्योरी पर रीड करनी है और आप लिख पाओगे। क्लियर? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप रिलेट कर पाओगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स। हम यूजर की नीड को समझेंगे तभी तो उसको सर्व कर पाएंगे। उसने मेरे को बोला कि भाई आपका जो घर, मेरा जो घर बनाओगे आप, वो थोड़ा ऐसा सा बनाना कि मतलब गेट इधर हो, कोई एंटर करे तो इतना बड़ा बालकनी, मतलब इतना बड़ा गेस्ट रूम लगे, इतना बड़ा हॉल लगे, ये ऐसा लगे, वो वैसा लगे। तो ये जो सारी चीजें, ये उसकी नीड्स है। हम इधर फर्स्ट स्टेप में ये सारी बातें करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। मेरी बात आपको समझ आई? एग्जाम्पल समझ आए किस तरीके कोई क्वेश्चन पूछता है एक आदमी, वो बात यहाँ पर समझ आई? सो आई होप ये आपको क्लियर हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट कितने टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स कितने टाइप की वो हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 7 टाइप की रिक्वायरमेंट्स हमारे सिलेबस के अंदर है। पहली है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, देन बात करेंगे नॉन फंक्शनल, यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, नोन, अननोन एंड अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट्स। इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गया कि हम नीड्स के बारे में बात करें कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट, वो क्या चाहता है। अब उसको क्लासिफाई करा है, ठीक है, हिंदी में समझा दिया। अब देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू। जो आप सिस्टम बनवा रहे हो, जो आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, वो क्या करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, उसके ऑपरेशंस क्या होंगे जो वो परफॉर्म करेगा। तो जब हम बात करते हैं व्हाट द सिस्टम शुड डू, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एम आई क्लियर? Functional requirements specify the functions and operations that the system must perform. If I am here, I am a client और मैं आपके पास आई हूं और मैं आपसे कह रही हूं कि मेरे को ये सिस्टम बनवाना है, तो सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट जानोगे कि मैम आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि आपका सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस हो, क्या मतलब क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता हो, क्या उसके ऑपरेशंस होंगे। दैट मीन्स वो मेरे से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं। बात मेरी क्लियर होती है यहाँ पे? दे डिफाइन फंक्शन, सर्विसेज एंड द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये तीनों चीजें हम, इन तीनों चीजों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ कलेक्ट करते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? ओके, जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछो, वीडियो स्टॉप करो और वहां पे पूछो। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? यूजर कैन लॉग इन, यूजर कैन रजिस्टर, सिस्टम शुड कैलकुलेट रिजल्ट। ये सारे क्या है? फंक्शन, सर्विस जो वो चाहते हैं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर, मेरा ये सिस्टम ये परफॉर्म करे। ठीक है, एडमिन कैन ऐड और डिलीट डेटा। तो ये सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। आई होप एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर हुई हो। उसके बाद देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या? एक होता फंक्शनल जो मैंने अभी बताया कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन फंक्शनल दैट मीन्स हमें व्हाट का मतलब नहीं जानना, हमें नहीं जानना कि वो क्या करेगा, हमें ये जानना है कि हाउ द सिस्टम शुड वर्क, वो कैसे काम करना चाहिए। दैट मीन्स हम उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। जब हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे थे तब हम बात कर रहे थे किसकी? बताइए, फंक्शनैलिटीज की और ऑपरेशंस की। ठीक है, फंक्शंस, सर्विसेज, ऑपरेशंस। और जब हम बात करें नॉन फंक्शनल की तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। मेरी बात समझ आई? नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन देखो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम शुड वर्क, व्हाट इट डज। क्लियर? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम। मैंने बात क्या करी? क्वालिटी की, कैसा काम, हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म। देन दे फोकस ऑन द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस। ये बार बार चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं और अच्छी इजी लैंग्वेज में लिखी गई हैं कि एक बार पढ़ो तो एग्जाम तक आपको याद रहे। बिकॉज फोर्थ सेमेस्टर इज रियली वेरी डिफिकल्ट। आपको 2 तो मैथ्स के सब्जेक्ट करने हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए एक बार में समझो, काम खत्म करो। ओके,
एग्जाम्पल देखो, वेबसाइट शुड लोड इन 2 सेकेंड्स, उसकी परफॉर्मेंस की बात है कि 2 सेकंड में लोड हो जाए तब बढ़िया है जी, ठीक है। System should be available 24/7. So we are talking about the qualities and the performance. Okay. Next, एक यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स टेल अस व्हाट द सिस्टम डस, कि वो क्या करता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द सिस्टम शुड डू। ओके, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स टेल अस हाउ वेल इट डस, ठीक है। वेल मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एट्रीब्यूट। दोनों का मतलब क्लियर रखना, फंक्शनल का मतलब व्हाट द सिस्टम डू, एंड हम जब बात करते हैं नॉन फंक्शनल की तो बात है हाउ द सिस्टम शुड वर्क, ठीक है। दोबारा से, फंक्शनल रिक्वायरमेंट व्हाट द सिस्टम शुड डू, नॉन फंक्शनल मीन्स हाउ द सिस्टम शुड डू। क्लियर होती बात यहाँ पे, बार बार इसलिए बिकॉज ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द SDLC, तो आप सबसे पहले जो पहली स्लाइड थी वो पूरी समझाओगे, फिर ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट समझाओगे पूरी 7 की 7 इफ यू वांट मार्क्स, अदरवाइज तो देयर इज नो यूज। ओके, फिर हम बात करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूजर रिक्वायरमेंट्स अ सिंपल स्टेटमेंट रिटन फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यू आर अ टेक्निकल पर्सन, आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपके पास कोडिंग अलग होगी, आपका लिखने का तरीका अलग होगा, आप टेक्निकल जार्गन्स यूज करोगे, ये सारी चीजें आपकी होंगी। लेकिन अगर आप यूजर के वर्ड सुनोगे तो लेमैन लैंग्वेज होगी, वो कहेगा यार मेरे तो ना सिस्टम में तुम यहाँ पे अटेंडेंस चाहिए, मेरे को अटेंडेंस सबकी शो हो। तुम समझ रहे हो कि यार इसके लिए तो मेरे को एक्सक्यूएल पे काम करना पड़ेगा, कितनी रोज एंड कॉलम्स बनाऊंगा, वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा क्योंकि तुम टेक्निकल इंसान हो, तुम उस फील्ड के हो, यूजर नहीं है। तो जब हम यूजर ने जो कहा, जो वो चाहता है, वो उसकी जो लेमैन लैंग्वेज है, उसको जब हम नोट करते हैं, वो जब कलेक्ट करते हैं, उसको यूजर रिक्वायरमेंट कहा जाता है। It's a written form. Okay, simple statements written from the user's point of view. I'm again saying this thing, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई इसका नाम यूजर रिक्वायरमेंट्स दिया गया है। यूजर रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब व्हाट द यूजर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सिस्टम, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सिस्टम से, वो यहाँ पर वो बताता है यूजर। रिटन इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने आपको बताया लेमैन लैंग्वेज में लिखा जाता है। एग्जांपल देखो, द यूजर शुड बी एबल टू व्यू रिजल्ट्स, कोई ऐसी बातें तो करेगा कि भाई जो भी मेरा यूजर हो वो रिजल्ट देख सके, जो भी उनका सिस्टम है, तो ऐसी बातें नॉर्मल लैंग्वेज की है। द सिस्टम शुड सेंड नोटिफिकेशन, तो ऐसे जब हम चीजें लिखेंगे जहाँ पे कोई टेक्निकल बातें नहीं है, वो हमारे यूजर ने हमें दिए, उसकी एक्सपेक्टेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, दोज आर यूजर रिक्वायरमेंट्स। Am I clear? Okay, come to the next slide. System requirements. System requirements are detailed and technical version of user requirements. हमने पहले बात करी यूजर रिक्वायरमेंट्स की, उसमें हमने कहा कि जो यूजर चाहता है, जो कि नॉन टेक्निकल भाषा में हमने बात करी, वो सारी वहां पर आई। सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या है कि यहाँ पर हम डिटेल्ड और टेक्निकल वर्जन में लिखेंगे सारी चीजें, जो यूजर ने अपनी भाषा में कहा उसको हम अपने में मतलब लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम तो टेक्निकल फील्ड के, हमें तो अपनी टेक्निकल चीजें लिखनी है और उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। लेमैन लैंग्वेज से हमारा क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कितने रोज एंड कॉलम्स बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ सी का यूज करना है, कहाँ C++ का, कहाँ जावा आएगा, कहाँ MySQL आएगा, हमें क्या पता, वो वहां से तो हम नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। सो दीज आर द डिटेल एंड टेक्निकल वर्जन, सेम उन्हीं बातों को अपने उसमें फॉर्म में हम जब लिखते हैं ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स, उसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शन कॉन्स्टेंट, कैसे काम करेगा, क्या चीजें यूज होंगी, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि हमें किन किन प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, वो बातें। रिटन फॉर डेवलपर एंड डिजाइन, ये यूजर के लिए तो नहीं होगा, ये तो हमारे लिए होगा, क्यों? क्योंकि हमें वो डेवलप करके देना है। दीज आर फॉर द डेवलपर्स एंड द डिजाइनर्स। एम आई क्लियर? Example, the system shall validate user credential using encrypted passwords. तो ये बातें तो यूजर को नहीं समझ आएंगी, तो डेवलपर को ही आएगी कि मेरे को वहां पे encrypted password पुट करना है। उसके बाद सिस्टम शैल स्टोर डेटा इन MySQL डेटाबेस, ये भी हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि हमें ये करके देना है, यूजर की बातें नहीं है, हमें पता है कि हमें ये चीजें ऐसे करके देनी है। तो ये सारी बातें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो कि किसके लिए है, डेवलपर और डिजाइनर्स के लिए। डिटेल्ड और फुल वर्जन किसका, यूजर का, यूजर रिक्वायरमेंट्स का टेक्निकल वर्जन। क्लियर होती बात यहाँ पे? दोबारा से कंक्लूजन लास्ट में इसलिए देती हूँ क्योंकि पूरी स्लाइड का एक बार में तुम्हें सार समझ आ जाए 1 मिनट की लाइन में। क्लियर हुई मेरी बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोन रिक्वायरमेंट्स, नाम से क्लियर हुआ, नोन मतलब जिसको हम जानते हो,
अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते हो। तो नोन रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड वेल डिफाइंड बाय द यूजर फ्रॉम द स्टार्ट, कि ये बहुत क्लियर है, उन्होंने एक बार कही, उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बता दी एंड दैट इज क्लियर, हमें पता है कि भाई ये काम ऐसे होना है, लॉगिन पेज यूजर का बनना है, वो बनना है, हमें क्लियर हो गया पहली बार में, पहली फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर क्लियर। वो बात आती है नॉन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, क्लियरली अंडरस्टूड और वेल डिफाइंड, यूजर ने बताया स्टार्टिंग में, we got that point. Known requirements are those requirements that are clearly specified, understood at the beginning of the project. शुरुआत में ही, that's why इसको known requirements का नाम दिया गया। Both user and developer know these requirements. दोनों को ये पता होती है, क्योंकि यूजर तो आपको बताता ही और आपको भी एक बार में पता चल गया, तो यूजर एंड डेवलपमेंट नो दीज रिक्वायरमेंट्स। देखो मैं कितना सिंपल करके बता रही हूँ, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होगा, इससे अच्छी हिंदी में नहीं आपको समझ आएगा। लेमैन लैंग्वेज है, सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ भी नहीं पता, ना टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ना इंटरेस्ट है कोडिंग में या फिर इन चीजों में, लेकिन अपने एग्जाम क्लियर करने, एक बार बातों को सुनो, क्लियर, ठीक है, ये मेरा मेन मोटिव है। ओके, एंड अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने में और चीजों को और सिंप्लीफाइड और क्लियर वर्जन में लेके आने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, जो मैं इतना लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, धीरे धीरे लेके चल रही हूँ चीजों को, वो आपको समझ आ रहा है, ये चीजें वर्क कर रही हैं, सो दैट मैं इसको कंटिन्यू करूं, वरना मैं और इम्प्रूव करूं। तो प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, सो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, यूजर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पहले से हमें क्लियर होता है। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, अपोजिट, unknown requirements. Unknown requirements are the requirements that exist but are not known at the start. वो exist में हमें पता है कि ये होना है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में इसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, कैसी बात कह दी मैम आपने, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, समझना भी। Unknown requirements are the requirements that are not identified इनिशियली, शुरुआत में हमें उसके बारे में नहीं पता था कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या सीन है, कुछ भी नहीं पता बिगिनिंग में, जैसे हमें नॉन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता था, बट इमर्ज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, तो हमें पता चलता है भाई ये भी काम करना है, ये भी होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब हम डेवलप करते टाइम उन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम अननोन रिक्वायरमेंट्स कहेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? अचानक से भाई ये रिक्वायरमेंट आ गई, they become clear during development or later stages. Initially आपको नहीं पता होता। Example, performance issues discovered after testing. Testing का स्टेप करा, तब आपको पता चला कि यार इसमें तो कोई परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो मैं इसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ हटाना पड़ेगा। तो ये वो बातें तब की है। नीड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, एडिशनल वैलिडेशन यूजर, तो ये चीजें हमें डेवलपमेंट के पूरे प्रोसीजर में पता चलती है, स्टार्टिंग में नहीं। उसके बाद है अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। These are the requirements that neither the user nor the developer thought about initially. वो इस बारे में सोचते ही नहीं है, उनको लगता है कि यार ये तो हो ही, मतलब एक होता है ना कुछ चीजों के बारे में हम सोचते हैं कि भाई आगे देख लेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो कर लेंगे, अननोन की तरह। नोन पहले से पता था, अनड्रीम्ड मतलब सोचा ही नहीं था। ठीक है, अनड्रीम्ड रिक्वायरमेंट्स आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वर नॉट इमेजिन्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमने इसको जब हमने गैदर करी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हमने सोचा नहीं कि ये भी कुछ हमारा स्टेप होगा या फिर ये भी कुछ हो सकता है, बट हम इसको आगे जाके डिस्कवर करते हैं कि भाई हाँ ये तो रिक्वायर्ड है, हमने सोचा नहीं, हमने इमेजिन भी नहीं करा, लेकिन वो आ गया, उसकी जरूरत आन पड़ी, वो अनड्रीम्ड है। मेरी बात क्लियर हुई? अननोन और अनड्रीम्ड में क्या फर्क है? अननोन के अंदर हमें पता था कि भाई हाँ डेवलप करते टाइम अगर हमें लगेगा नीड, तो वी विल बी डूइंग दैट, थोड़ा आइडिया है माइंड में, इनिशियली नहीं था, लेकिन पता है डेवलपमेंट के फेज में हमें वो करना है। लेकिन अनड्रीम्ड तो हमने इमेजिन ही नहीं करा होता कि भाई ये भी कुछ हो सकता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। दे आर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद ही पता चलता है कि भैया ये क्या हो गया, इसकी तो क्या है ये। अननोन तो हमें स्टेजेस में ही करना पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन ये तो भाई सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम ही पता चलता है, ओनली आफ्टर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। जैसे ऑटो सजेस्ट फीचर, डार्क मोड, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप क्लियर होगी चीजें। थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है बताओ कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में पहले यही टॉपिक लेकर आऊंगी, बाद में आगे की बात करेंगे। मेरी बात समझ आई? और अगर थोड़ा डाउट है थोड़ा सा ही, तो थोड़ा पीछे करो और एक बार सुनो दोबारा से, क्या पता क्लियर हो जाए। ओके, थोड़ा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ओके, देन सेकंड स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उनको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगी, ज्यादा डिटेल में, क्योंकि ये खुद में एक पूरा यूनिट है।
हम वहां पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि वहां पर हम बेसिक से शुरू नहीं करेंगे, वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर रिटन प्रॉपर्ली ऑन द पेपर सो देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर। आपने अपने स्कूल टाइम में जरूर ये चीजें सुनी होंगी मैम से, अपने टीचर्स से, कि कोई भी बात है लिख लो, लिख लोगे तो भूलोगे नहीं, कोई भी गलती नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, चीजें क्लियर होंगी ऑटोमेटिकली। तो डॉक्यूमेंटेशन भी वही स्टेप है जहां पर आप अपने क्लाइंट के साथ बैठते हो, सारी चीजों को जो अपने आप रिक्वायरमेंट गैदर करी थी फर्स्ट स्टेप के अंदर उसको लिखते हो, ठीक है, एसआरएस बनाते हो। एसआरएस क्या है वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं बताती, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करके टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। उसके तहत हम सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, पूरा स्टेप है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम प्रॉपरली पेपर पे नोट डाउन करते हैं, सो देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर, कोई क्योस ना हो। ये डॉक्यूमेंट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपके लिए एक लीगल लीगल पेपर है, लीगल डॉक्यूमेंट है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप जाके कोर्ट में दिखा सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जी ये लिखा था, इनके साइन है, इन्होंने इतना कहा था, मैंने इतना करके दिया, या कोई गलत काम कर दिया तो वो भी सब कुछ A to Z सारा बेवरा यहाँ पे लिखा होगा, जो कि आपको बचाएगा किसी भी लीगल प्रॉब्लम से। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं इसको आगे पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, क्लियर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की, ईच एंड एवरी चीज यहाँ पे हम लिख के देते हैं, कितने पैसे में बना के देंगे, कितनी सारी चीजें ऐड करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे, क्या टाइम पीरियड है, कितने में बना के देंगे, बाद में मेंटेनेंस कैसे होगी, सब कुछ लिख के यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करा, कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर हमने उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस, जैसे एक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट बना के देता है, इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ओके, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, डिजाइनिंग। ये क्या है, हियर वी डिसाइड हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क, कैसे सॉफ्टवेयर काम करेगा वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। डिजाइनिंग डिफाइन द आर्किटेक्चर एंड द स्ट्रक्चर, कैसा दिखेगा, क्या उसका आर्किटेक्चर होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब घर में हमने बात करी, घर का एग्जाम्पल शुरू से लेके चल रहे हैं, तो आर्किटेक्चर क्या बताएगा कि कहाँ पे किचन होगा, नक्शा पास करते हैं ना डिजाइनिंग के अंदर, कि यहाँ पे हमारा किचन होगा, यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पे हमारा वॉशरूम होगा, वास्तु के हिसाब से जो भी चीजें होती हैं उस हिसाब से भी बनवाते हैं लोग, तो वो पूरा एक नक्शा बना के देते हैं, मैप बना के देते हैं पूरा। इसी तरीके से डिजाइनिंग के अंदर भी क्या है कि हम पूरा आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करते हैं, कि कहाँ पे लॉगिन पेज होगा, कहाँ पर हम क्या सेट करेंगे, ईच एंड एवरी चीज। इंक्लूड स्क्रीन लेआउट, जैसे मैंने बताया, डेटाबेस डिजाइन, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम के बिहाफ पर उनके थ्रू हम ये चीजें बना के देते हैं। वो कैसे बनाते हैं फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, वो आगे बात करेंगे। डिटेल्ड वर्जन है इसकी, पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 3 डिजाइनिंग की, तो वहां पर ही हमारी चर्चा होगी। तो एग्जाम्पल, डिजाइनिंग वेयर किचन बेडरूम बाथरूम विल बी प्लेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, डिजाइनिंग स्टेप क्लियर हुआ। फोर्थ वन इज डेवलपमेंट, दिस इज वेयर एक्चुअल कोडिंग हैपेंस, द कोडर्स, योर वर्क। लोगों को लगता है कि बीसीए इज ऑल अबाउट कोडिंग, बट द स्टूडेंट्स जिनके इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं है, तो उनके लिए ये जो स्टेप्स हैं, ये एक एग्जांपल है कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले स्टेज पे भी लग सकती है, क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है लेकिन सिर्फ कोडिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है। कोडिंग सिर्फ डेवलपमेंट वाले स्टेज पे होगी, बाकी सारे स्टेजेस पे तो आप एक टेक्निकल काम करोगे विदाउट कोडिंग। डिजाइन बनाने में डिजाइन बनाओगे, कोडिंग तो नहीं करनी वहां पे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में भी नहीं करनी, डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं करनी, आगे कुछ स्टेप्स है वहां पे भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट फेज में कोडिंग की जरूरत है, यहाँ पे कोडर्स की रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट इज अ फेज वेयर डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू कोड, जहां पर जो डिजाइन बनाया, ठीक है, जो कि कोडिंग जिसको नहीं आती उस बंदे ने डिजाइन बनाया, प्रॉपर टेक्निकल आदमी है क्योंकि उसने डिजाइन बनाया तो टेक्निकल चीजों के हिसाब से ही बनाया, उसने भी बीसीए कर रखी है, ठीक है। उसने कहा कि भैया मेरा काम हो गया, मैंने डिजाइन बना के दे दिया। कोडर कहेगा कि भाई अब मैं इसको कन्वर्ट करती तो कोड के अंदर, क्योंकि कोड ही तो जो है जो कि एक्चुअली वर्क करेगा, उसी के बिहाफ पे तो चीजें बनेंगी, तो वो अब यहाँ पे कमांड कसेगा और यहाँ पे वो बनाएगा पूरा आपका सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या है, जहाँ पे हम डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करते हैं। डेवलपर राइट प्रोग्राम यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उनके बिहाफ पे ही हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, अब यहाँ पे ईंट पत्थर लगा रहे हैं,
ठीक है, जैसे हाउस में होता है ना कि हमने नक्शा पास करा दिया, अब हम सीमेंट लेकर आ रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के तरीके से डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज विच इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अब आपने बना दिया, अब टेस्टर का काम क्या होता है यहाँ पे, ये सबसे पहली बात, जो कोडर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया जाता है। मजाक मस्ती वाली बात है लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है। टेस्टर का काम क्या है कि भाई इसका गलती निकालने वाला काम है। कोडर ने तो अपना कोड लिख दिया, वो क्यों चाहेगा कि गलती निकाली जाए, लेकिन टेस्टर का यही काम है। इसको अपॉइंट ही कंपनी में इसलिए किया जाता है कि आप बैठ के गलतियां निकालो, कहाँ क्या चीज गलत है, कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका टेस्टर करके देता है। टेस्टिंग इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट ना हो तभी तो हम आगे लॉन्च कर पाएंगे सॉफ्टवेयर को। सो गोल क्या है, इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली, कि वो करेक्टली सही से काम करे। ये क्या क्या चेक करेगा, कोई एरर ना हो, कोई बग ना हो, कोई मिसिंग फीचर्स ना रह गए हो, तो सारी बात यहाँ पे रहेगी। ठीक है, कोई फीचर मिस ना हो गया हो। एग्जाम्पल क्या है, चेकिंग स्विचेस, टैप्स, डोर्स आफ्टर हाउस इज बिल्ट। जब आपका घर बन गया, ईंटों से तैयार हो गया, चीजें लग गई हैं, ठीक है, डेवलपमेंट वाली स्टेज पर, अब आप क्या देखोगे यहाँ पर, अब आप देखोगे कि भाई जो ये बटन है ठीक काम कर तो रहा है, जो टैप्स है वो खुल के पानी निकल तो रहा है उसमें से। तो ये सारी बातें हम बाद में करते हैं टेस्टिंग के टाइम पे। तो ठीक, यहाँ पे भी टेस्टिंग का काम यही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। सिक्स्थ में हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर टू एंड यूजर्स। कि अब हमारा जो सॉफ्टवेयर बन गया है, जिसमें हमने देख लिया कोई गलती नहीं है, ये सारी चीजें हम चेक कर चुके हैं, अब हम इसे सौंप देंगे हमारे यूजर को कि भैया आपने जो हमें काम दिया था वो हम कर चुके हैं, अब आप अपना सॉफ्टवेयर लो, डिलीवर कर देंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द यूजर्स। ये हमारा डिप्लॉयमेंट फेज पर होता है। इसमें और भी सारी बातें हैं, अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि स्टेप पे क्या होता है। डिटेल्ड वर्जन की वीडियोस आगे आने वाले यूनिट्स में आपको देखने को मिलेंगी, सो स्टे कनेक्टेड। एग्जाम्पल क्या है, ऐप अपलोडेड ऑन प्ले स्टोर, हमने रिलीज कर दिया, वेबसाइट गोज लाइव, तो ये इसका एग्जाम्पल है डिप्लॉयमेंट का। आई होप क्लियर होगी बात यहाँ पे। सेवेंथ वन, द लास्ट स्टेप, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट। अगर आपने अब तक अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया है, दे दिया, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, तो जो यूजर है आपको कांटेक्ट करेगा और कहेगा भैया इसको सही करो, तो वो मेंटेनेंस वाले स्टेप में आता है। आफ्टर डिलीवरी बग्स आर फिक्स्ड। ठीक है, आपने कोई दिक्कत आ गई, होता है कभी साइट काम नहीं करती, कहते हैं ओवरलोड हो गई है, इसमें कोई बग आ गया है, तो वो यही ठीक करके देते हैं जहां से आपने बनवाई होती है। तो फीचर्स आर अपडेटेड, कोई फीचर और अपडेट करना है, कोई नया वर्जन ऐड करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो आफ्टर स्टेप्स होते हैं जब आप रिलीज कर देते हो, तो उसके भी चार्जेस वगैरह होते हैं मेंटेनेंस के। जैसे एसी की बात करें, एसी लगवा लिया, एसी हवा देने लग गया, अब हर साल आपको उसकी क्या करवानी पड़ती है, सर्विस करवानी पड़ती है, तो वो मेंटेनेंस ही तो है। ठीक उसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है। एग्जाम्पल क्या है, रिपेयरिंग और रेनोवेटिंग अ हाउस आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद हाउस खराब भी होगा, कहीं से पेंट भी उखड़ेगा, कहीं से लकड़ी भी खराब होगी, तो उसको आप मेंटेनेंस के लिए क्या करवाओगे, दोबारा से बुलाओगे कि भाई हमारा ये ठीक करके दो, दोबारा से पेंट कर दो। तो ये सारी चीजें हमारी मेंटेनेंस सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर आती हैं, स्टेप के अंदर आती हैं। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये हमारे कितने हो गए स्टेप, 7 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब आप देखो कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को अगर कंसीडर करोगे तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के और भी नाम दिए होंगे। अगर आपके कॉलेज में भी ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं और कुछ किसी और नाम से बुला रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये एक यहाँ पे पिक्चर लगाई है जिससे आप समझ सके कि इस स्टेप को और इन नामों से भी जाना जा सकता है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई डोंट वांट कि आप एक भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो, बिकॉज कंफ्यूजन से ना, ये पहली बात तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो खराब होता है, समझ नहीं आता कि यार ये क्या है, कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए एक आपको दे दिया मैंने चार्ट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस को रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नाम से भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को आईएसआरएस और स्पेसिफिकेशन के नाम से भी, डिजाइनिंग सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बहुत बुक्स में कोडिंग ही लिखा होता है। टेस्टिंग को वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी बोल देते हैं, डिप्लॉयमेंट को रिलीज और इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं, और मेंटेनेंस को सपोर्ट और इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर किसी बुक में या फिर कोई टीचर अगर आपको इनमें से किसी नाम से बुलाए तो उनको गलत मत समझना, या फिर मेरे को गलत मत समझना, क्योंकि सारी बातें एक ही है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पर। तो साइड में क्या लिखा है, अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप। पहली वीडियो में बात करी थी कि सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप
चलाते हैं प्रोसीजर को और बाद में अपना एक सिस्टमेटिकली एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, काम उनका एक ही है कि वो आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे, लेकिन तरीका अलग होगा, स्टेप्स अलग होंगे। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझाया वही स्टेप्स हर जगह होंगे, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं सब में हम वही बात करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, स्टाइल डिफरेंट होगा, डिलीवर करना अलग होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए अलग अलग मॉडल्स होंगे। थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। वो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो अपने बैकएंड में क्लियर रखना कि हमने वो कौन से 7 स्टेजेस की बात करी थी, उसको आप क्लियर रखना। पहला स्टेप क्या था, एक बार रिवीजन करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकेंड स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, देन डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलप कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट, एंड 7th वन वाज मेंटेनेंस। मेरी बात क्लियर हो गई यहां पर। ये 7 स्टेप्स आपने अपने दिमाग में रखने। अब हम जो ये मॉडल के बारे में बात करेंगे, फिर आपने देखना कहां क्या चेंज आ रहा है, कौन सा मॉडल कौन से साइज के प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है, कब कौन सा मॉडल काम आता है। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पे। हमने अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था, जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी, वहां पे 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे। कौन से सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है वो वहां पे देखते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से सॉफ्टवेयर के लिए हमें कौन सा मॉडल एप्लीकेबल मतलब होगा, ये हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, कैसे कैसे मॉडल्स हैं, हम एक एक चीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो मेक श्योर, आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। थोड़ा सा ये अच्छे से देख लो, हर पार्ट हम छोटी छोटी वीडियोस ही लेकर आएंगे, ज्यादा लेंदी नहीं, लेकिन डीप डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपको ये बात समझ आई कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर अप्रोच है, हम स्टेप बाय स्टेप अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। इट टेल्स अस हाउ सॉफ्टवेयर शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स। बात क्लियर। Why we need models? क्यों इन मॉडल्स की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने 15 मार्कर आंसर के अंदर ही लिखेंगे, यू हैव टू मेक दिस वर्ड इंट्रोडक्शन। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए वी नीड सम मॉडल्स, वी नीड सम प्रोसेस। तो उसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। टू इंप्रूव क्वालिटी, वरना तो क्योस मच जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या स्टेप परफॉर्म करें, कब क्या होगा, कब टेस्टिंग करनी है, कब प्रोटोटाइप बनेगा। अब प्रोटोटाइप क्या होता है आगे बात करेंगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। टू फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इन सब चीजों के लिए हमें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। सो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, तो ये आपको लिखकर आना है। मेरी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। तो ये देखो यहाँ पे हमने 5 मॉडल के नाम लिखे, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल, RAD, प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल। ठीक है, ये 5 ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज बात करेंगे सिर्फ 2 मॉडल की, वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल, बाकी 3 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब देखो वाटरफॉल मॉडल क्या कहता है, ये देखो आज हम 2 की बात करेंगे, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। लीनियर और सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, सीक्वेंस एक के बाद एक, यही हम सीक्वेंस से समझते हैं कि एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ, मतलब क्या, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यही हम करते आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, आऊंगी इस लाइन पे दोबारा, ईच फेज इज कंप्लीटेड वन बाय वन एंड वी कैन नॉट गो बैक। अगर आप पहले स्टेज पे हो, आपने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया, देन आप सेकंड स्टेज पर आओगे। जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा, यू कांट कम टू द सेकंड स्टेज, एंड इफ यू आर हियर एट सेकंड स्टेज, यू कांट गो बैक। एम आई मेकिंग सेंस? लिसन, आप सीक्वेंस में चलोगे, आप सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को बनाओगे। अगर आप स्टेप 1 को परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसे कंप्लीट करो, तभी सेकंड स्टेज पे आओ, बिकॉज सेकंड स्टेज पे आने के बाद आप दोबारा स्टेप 1 पे नहीं जा सकते, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, वी कांट गो बैक। बात क्लियर हुई? अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ समझ आ रहा होगा, हमने 7 स्टेप्स के बारे में बात करी थी, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनेंस, सब लिखा है। और ये एक वाटरफॉल फॉर्म में है, ऐसा ही वाटरफॉल होता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू रिलेट
कैसे कैसे हमने ये स्टेप को बनाया, ठीक इसी तरीके से आपको डायग्राम अपने पेपर में बनाना है। कोई ऐसे नहीं कि आपने सिंपल सीधे एरो बना दिए, नो, दिस इज द वाटरफॉल मॉडल। नाम ही इसका इसलिए आया है। इफ यू आर हियर एट रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज, you have to complete this, only then you can come to the second stage, documentation. You can't go back again to requirement from documentation. आप नहीं जा सकते। इसी तरीके से आपको ये चलाना होता है। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, मान लिया नहीं क्लियर हुआ, आपको मेरी भाषा नहीं समझ आई, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, आओ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो। टेक मेजर्स, कट क्लोथ, सीव पार्ट्स, स्टिच टुगेदर, फिट एंड डिलीवर एंड मेंटेनेंस। क्या कह रहे हो? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आप एक टेलर के पास जाते हो, आप उसके लिए क्या हो? कस्टमर हो, क्लाइंट हो। आपने अपना क्या दिया? आपने अपना कपड़ा दे दिया कि भाई इसको आपको स्टिच करके देना है, सूट दे दिया आपने सिलने के लिए। अब वो सबसे पहले आपका मेजरमेंट लेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है, रिलेट करते जाना। सेकंड स्टेज पे अब आपने उसको बोल दिया कि जी मेरे को तो पटियाला सूट सिलवाना है, ठीक है। वो कहेगा ठीक है मैडम जी, मैं सील के दे दूंगा, अब आप जाओ, आप अपने घर, मैं अपने घर, ठीक है। अब मेरा वो काम है, वो मेरे को बार बार देखने नहीं आ रही कि मैंने कैसे कपड़ा काटा, मैंने कितने साइज का काटा, अब मैं कौन सी स्टेज पे हूं, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को पहले बता दिया कि उसको पटियाला सूट चाहिए ना, मेरी वो जिम्मेदारी कि मैं उसको बना के दूं। उसके बाद वो मेरे पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं हूं, उसने बताया एंड वो चला गया। ठीक इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में जब हम इस वाले स्टेज पे होते हैं वाटरफॉल मॉडल के अंदर, तो एक बार क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसके बाद क्लाइंट गायब। उसने बता दिया कि मेरे को ऐसा मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो गायब। वो आएगा जब तुम्हारा बन जाएगा, उसके बाद उस बीच में इंटरफेयर नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। उसके बाद मेजर ले लिया, काटेगा क्लोथ को, उसके बाद सिलना शुरू करेगा, फिर जो अलग अलग पार्ट्स होंगे उसको इकट्ठा करके स्टिच टुगेदर, एंड बाद में फिट एंड डिलीवर देख के तुम्हारा अच्छे तरीके से आयरन वगैरह करके तुम्हें दे देगा। मेरी बात क्लियर हुई? अब आपके बारे में आती है बात। अब आपको मैं सवाल करती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार मेजरमेंट ले लिया और कपड़ा काट दिया, क्या वो दोबारा से, जो कपड़ा मान लो गलत कट गया, तो क्या वो दोबारा से इसको कर सकता है? मेरी बात ध्यान से समझो। एक बार कपड़ा काट दिया और सिलने लग गया, तो सिलते टाइम के दोबारा कपड़ा काट सकता है? अगर कोई मिस्टेक होगी तो नहीं कर सकता, वो दोबारा से पिछले स्टेप पे नहीं जा सकता। ठीक इसी तरीके से वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप पिछले स्टेज पे नहीं जा सकते। आपको सीक्वेंस फॉलो करते करते आगे बढ़ते जाना है, आप बैकवर्ड स्टेप नहीं ले सकते। ठीक इसी तरीके से जहां पे टेलर काम करता है, वो एक बार अपना आयरन वाले स्टेज पे पहुंच गया तो वो दोबारा से कपड़ा काटने वाली स्टेज पे नहीं जाएगा। छोटी मोटी अलग चीज होती है, लेकिन दोबारा स्टेप्स पे जाना नॉट पॉसिबल। मेरी बात क्लियर होती है? ठीक है जी। लास्ट में जब वो मेंटेनेंस वाली स्टेज आती है टेलर के टाइम पे, तो वो क्या करेगा? अगर आपने बोला कि जी मेरे को तो पेट से ना थोड़ा टाइट है, वो थोड़ा सा इसको ढीला कर देगा, दोबारा काटने तो कपड़ा नहीं बैठेगा। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक इसी तरीके से हमारा वाटरफॉल मॉडल के अंदर होता है। बात समझ आई? एग्जाम्पल परफेक्ट है ये, एक बार और अच्छे से समझ लो, देख लो, पीछे करो वीडियो नहीं समझ आया तो, बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है वाटरफॉल मॉडल के बारे में। इट फॉलोज अ फिक्स्ड सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस को ही फॉलो करता आ रहा है, कोई अलग अलग नहीं, खिचड़ी नहीं बन रही कि कभी ये कर दे कभी वो कर दे, नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते आएगा। नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स ओनली आफ्टर प्रीवियस एंड्स। एज आई टोल्ड यू, पहला स्टेप कंप्लीट करो तभी दूसरे पर आ सकते हो। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। एक सीक्वेंस है, उस पर बैठ के अपने काम करते रहना है। पहले मैंने ये करना है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद मैंने इसका पहले हमने रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर मैं अपना डिजाइनिंग पे आऊंगी। तो मैं ऐसे मैं पूरा स्टेप पे चल रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इजी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने जो भी लिखना है, जैसे टेलर क्या करता है, दर्जी क्या करता है, वो लिखता है ना कि भाई इतना साइज है, उसी हिसाब से आगे बनाता है। ठीक उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटरफॉल मॉडल ऑल्सो। एग्जाम्पल से रिलेट करते रहो, चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ, इतनी लेमैन लैंग्वेज में क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज आई नो टेक्निकल वर्ड्स, जार्गन से किसी का आज तक भला नहीं हुआ। हम स्टूडेंट हैं, हम पहली बार कोई चीज जान रहे हैं, और मैं आपको आके बोल दूं इट इज वेरी एसेंशियल टू मेक दिस, नो 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 नो, आप कहोगे जी यार आप भी तो बाकियों की तरह निकले, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रही हूँ कि एक दर्जी का एग्जाम्पल वाटरफॉल मॉडल के लिए बेस्ट है। यू कांट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पर? उसके बाद देखो,
not flexible to changes, not flexible to changes. Why so? Because we can't go back. और इतना easy नहीं होता changes लाना, because हम हमेशा यही कह रहे हैं ना कि सीक्वेंस में चलना है, आप वापस से रिपीट नहीं कर सकते स्टेप को, वो डिफिकल्ट होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अब एक बार अगर आपको दोबारा मन है तो आप इसके मॉडल को देख सकते हो। हमने जो चीजें आपको समझाई है 7 स्टेप्स प्रोसेस के अंदर, वही सेम है। कैसे बनाना है ये आपने वाटरफॉल मॉडल, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, एंड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल एक बार दोबारा देख लो, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे और गिवन है। फर्स्ट, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम वेयर रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड। कॉलेज के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी फिक्स्ड होते हैं, उनमें ज्यादा आपके चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होते। आपने बोला, आप किसी कॉलेज के पास गए, उन्होंने कहा कि आप मेरे को ईआरपी बना के दो, तो आपने क्या बोलना है कि जी स्टूडेंट्स का डेटा दे दो, आपके जो प्रोफेसर थे उनका, मैनेजमेंट टीम का, और आप उससे रिलेटेड सारे अटेंडेंस चार्ट, असाइनमेंट्स वगैरह आप सब कुछ ऐड करते रहोगे, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे और डिलीवर कर दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है। ये हमने यहाँ पे सीखने को मिला, ये हमने कंक्लूजन निकाला। मेरी बात क्लियर हुई? दोबारा बता रही हूं, जब हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट होता है जिसका गोल बहुत क्लियर होता है, रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर होती हैं, उसके अंदर वाटरफॉल मॉडल बेस्ट। बात समझ आ गई? उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल में बिल्डिंग अ हाउस विद अ फिक्स्ड प्लान। मैंने आपको टेलर का एग्जांपल तो दे दिया, आप एक एग्जांपल हाउस का भी ले लो। जितने एग्जांपल लोगे उतना बेस्ट होगा। अब आपने नक्शा पास कर दिया कि भाई पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगी, ग्राउंड फ्लोर के बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, तो उसमें आप चेंजेस क्या करोगे? कुछ भी नहीं। पहले ईंटें तो लगाओगे, पहले थोड़ी ना आपके नाम में बल्ब लगाने लग जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। मेन जो वाटरफॉल है वो मतलब सिक्वेंशियल फ्लो है, सीक्वेंस के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। टेलर का एग्जांपल दे दिया, हाउस का एग्जांपल दे दिया। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत एनर्जी इस पे लगाई है, मेक श्योर ये क्लियर हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर कि एक्सप्लेन द मॉडल्स, क्या करोगे? ये लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्कर के अंदर लिखकर आना है। बहुत सिंपल पॉइंट्स यहां पर आपको प्रोवाइड करे गए हैं। एडवांटेज में क्या है? सिंपल एंड डिसिप्लिन, वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इजी टू मैनेज, व्हाई सो? बिकॉज आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है, बहुत मैनेजेबल है। बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, प्रोजेक्ट सिंपल हो, सोबर हो और छोटा हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? नो चेंजेस अलाउड इजीली, जैसे मैंने आपको बताया चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू कांट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज, इट इज डिफिकल्ट, ओके। एरर्स फाउंड लेट, अब कर चुके हो, अब पता चला कि भाई कुछ स्टेप पे तो हमने गलती कर दी है। बात क्लियर हुई? जब हम कपड़ा काट रहे थे वहीं गलती कर दी है, अब सिलेगा तो गलत ही ना। तो हमें जो गलती है वो बाद में पता चलती है, ठीक है। एंड नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, जब पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हम ये रिस्क नहीं लेते कि भाई वापस नहीं जा सकते, फिर चेंजेस करना मुश्किल है, सीक्वेंस के अंदर काम होता जा रहा है, वहां पे चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। दिस वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स ओनली। लार्ज के अंदर ये नहीं चलेगा। लार्ज में क्या चलेगा आगे बात करेंगे, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। एक कंक्लूजन दे रही हूं, दिमाग में यहाँ पे फिट कर लो। सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करती है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए है, वापस स्टेज पे नहीं जा सकते, सीक्वेंस में निभाते चले जाना है। उसके बाद ये आपका इजी टू मैनेज है, ये आपने सारी चीजें लिख कर आनी है, और जो आपको डायग्राम बताया वो और एग्जांपल दिमाग में रखने हैं। वाटरफॉल मॉडल खत्म, समाप्त। कोई डाउट? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछो, वीडियो यहीं पॉज करो, उसके बाद दूसरे मॉडल पे जाना, ठीक है। और समझ आए तो वो भी बताओ, आपको पता नहीं कितनी मोटिवेशन मिलती है, एक कमेंट दिन बना देता है। सो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ओके। लीजिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड मॉडल के बारे में बात करते हैं। आज हम 2 मॉडल कंप्लीट करेंगे और आज हमारा दूसरा है, ठीक है। बात करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसको हम इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप भी बोलते हैं और इटरेटिव प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपके पास अगर इनमें से कोई और नाम आ जाए, इंक्रीमेंटल की जगह इवोल्यूशनरी आ जाए, इटरेटिव आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम एक ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या है इंक्रीमेंटल मॉडल, थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, एक स्टेप बाय स्टेप चलना। ये तो थोड़ा समझ आ रहा है ना कि पहले कैसे समझाऊं? इटरेटिव अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा है सी के अंदर,
पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, आई होप ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद बारे में बात करेंगे, और जिसको अभी यहाँ पे समझ आ गया कमेंट में बताओ, मैं जरूर देखूंगी, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल पार्ट्स। हम पार्ट्स में काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने एक पार्ट में काम करा, हमने हमारा जो पूरा मॉडल है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, और फिर हमने अपनी इटरेटिव अप्रोच को चुना कि पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन विल कम टू दिस पार्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, रिमेंबर। उसी तरीके से हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे। First we'll complete this part, then we'll come to this, then we'll come to this, and then we'll come to this. So we are dividing the task. Similarly, the definition is saying incremental model develops software in small parts. Small parts में हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच। बात समझ आई? उसके बाद सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड स्टेप बाय स्टेप, नॉट एट ऑल वंस। एक बार में पूरा सॉफ्टवेयर बना के नहीं परोसेंगे अपने कस्टमर को, हम एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, दे देंगे कि भाई आप देखो ये सही है, आगे बढ़े। तो हमने हर स्टेज पर अपने क्लाइंट का रिव्यू लिया, उसको एक यूजेबल पार्ट दिया कि भाई जब तक ये यूज करो, जब तक हम आगे बनाएंगे। तो वो पहली बात तो सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड, वो हमें हर स्टेज पे पता चल रहा है, ठीक है। हम चेंजेस ला सकते हैं, वो जैसा बताएगा उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पॉइंट, जो कि वाटरफॉल मॉडल पे नहीं था। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद देखो, क्लियर हुआ है, ठीक है। वाटरफॉल के अंदर ये नहीं था, हम एक बार क्लाइंट के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, फिर लास्ट स्टेज पे जाके उसको सॉफ्टवेयर परोस रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हम हर स्टेप पे जो हम छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको देंगे, भाई इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, नाउ हैव अ लुक, इज इट ओके, शुड वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, जब तक आप ये यूज करो, ठीक है। अब यूज मतलब यूजेबल पार्ट हम देते हैं बना के। अब कैसे, देखो, इंक्रीमेंटल मॉडल, सॉफ्टवेयर डिवाइड्स इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, जैसे मैंने आपको पता, स्मॉल पार्ट, मॉड्यूल्स मतलब स्मॉल पार्ट समझ लो। ईच मॉड्यूल एड्स न्यू फंक्शनैलिटी, हर मॉड्यूल के अंदर हम एक फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक मॉड्यूल में हमने यूजर लॉगिन पेज बनाया, दूसरे में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तीसरे के अंदर हम पेमेंट गेटवे के ऊपर आए, और लास्ट में हम आगे वाली चीजों पे आए, मेंटेनेंस जो भी हमारा होता है। तो इस तरीके से हम अपने स्टेजेस में काम करके फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक साथ नहीं, इन द मॉड्यूल्स, इन द पार्ट्स, ओके। अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, इससे क्या होगा कि हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में वर्किंग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ये नहीं कि एक बार के लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा, भाई पूरा जब कंप्लीट होगा तब हमें मिलेगा, नॉट एट ऑल। इजी टू हैंडल चेंजेस, बिकॉज एज आई सेड कि आपको जहां कोई दिक्कत होगी, वी कैन मेक द चेंज, ओके। सो आई होप ये तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट रिलीज में आप क्या कर रहे हो, पहले वाले मॉड्यूल में आप लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, दूसरे में आप पेमेंट सिस्टम बना रहे हो, थर्ड में आप रिपोर्ट्स रिलीज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। सिमिलर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लो। व्हेन एन ऐप इज लॉन्च्ड विद ओनली लॉगिन प्लस बेसिक फीचर्स एंड अदर फीचर्स कम लेटर थ्रू अपडेट्स। आपने बहुत बार देखा होगा, जब कोई नई ऐप बनती है या कोई नई वेबसाइट लॉन्च होती है, तो वो पहले से ही इतनी एडवांस नहीं होती, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। वो पहले बेसिक से आपको मॉड्यूल बना के दे देते हैं, पहले बेसिक से आपको वेबसाइट बना के देते हैं, जिसमें लॉगिन पेज होता है, पेमेंट गेटवे होता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स भी उसमें अभी तक उन्होंने फीचर नहीं करे होते, धीरे धीरे ऐड ऑन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम करके हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा काम है वो भी आपका यूजेबल होता है, वो भी रिलीज कर देते हैं एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका क्या आपका डायग्राम होगा, क्या फ्लो चार्ट होगा। देखो, पहले इनिशियल रिलीज करोगे लॉगिन सिस्टम, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जो आपका मॉड्यूल होगा, पहले एक बार ये समझ लोगे तो वो आपका जो जो डायग्राम है, जो मॉडल है, वो आप बना पाओगे इस एग्जाम्पल के बेस पर। तो इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल वाली स्लाइड लिया, उसके बाद उस पर पहुंचेंगे। इनिशियल रिलीज करा आपने लॉगिन सिस्टम पहले पार्ट पे, सेकेंड इंक्रीमेंट 2 पे पेमेंट सिस्टम, थर्ड पे अर्ली यूजेबल प्रोडक्ट डिलीवर, जो भी आपने बनाया वो आप डिलीवर कर दोगे। थर्ड इंक्रीमेंट 2, पहले आपने उसमें क्या करोगे, पेमेंट सिस्टम, उसको डिलीवर करोगे। देन 3 पे रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, और उसको डिलीवर करोगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इंक्रीमेंट्स मतलब पहला मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल। क्लियर हुई मेरी बात? आगे भी ऐसे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने जो बनाना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहला स्टेप, सेकंड में डिजाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट 1, इंक्रीमेंट पार्ट 1, फिर आप जो भी यूजेबल प्रोडक्ट होगा वो डिलीवर करोगे। फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट, क्योंकि मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, पहले एक कर दिया, दे दिया, दूसरा करा, फिर दे देंगे। तो उस तरीके से हमने ये बनाया है अर्ली यूजेबल प्रोडक्ट डिलीवर, और बाद में फाइनल सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ये बना के दिखाओगे अपने एग्जाम के अंदर,
मेरी बात क्लियर हुई? कोई डाउट? पहले एग्जाम्पल वाला जो स्लाइड है उसको देखो, रिलेट करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर। और हम पहले इतनी बात कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने आपको एक वो बताया रामबाण की मॉड्यूल्स के अंदर, पहला मॉड्यूल बनाया, रिलीज करा, दूसरा बनाया, रिलीज करा, वो यूजेबल है। एंड लास्ट में हमारे पार्ट्स में देखा जाए, हम जैसे रिलीज करते जा रहे हैं तो पूरा सिस्टम हमारा एक बार में लास्ट में हमें रिलीज मिलेगा, मतलब कि पूरा तैयार मिलेगा। मेरी बात क्लियर हुई? एट अ टाइम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आप अच्छे से ये कर लो, क्योंकि जितना बोलूंगी ना, जितना आपको एक एक चीज बार बार रिफाइन कर करके दूंगी, उतना आपको दिमाग में बैठेगा। और ये एक बार सुन लिया ना, फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे एग्जाम में जाओ, बैठो, लिखो, आता है आपको सब कुछ। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे तो टेंशन ले लो, बार बार मेहनत नहीं करनी, एक बार करनी है, अच्छे से कर लो। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज पहला देखो, अर्ली यूजेबल प्रोडक्ट। एक बार में वेट नहीं करना, जो बनता जा रहा है यूज करते जाना है। तो अर्ली यूजेबल प्रोडक्ट, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फुल सॉफ्टवेयर, द यूजर गेट्स अ स्मॉल बट यूजेबल वर्जन ओनली। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा आपका यूजेबल वर्जन मिल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं, बट आपको इतना वेट भी नहीं करना पड़ रहा। सेकेंड, फ्लेक्सिबल है, यू कैन मेक द चेंजेस, जो कि डिफरेंस है आपका वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल के अंदर। थर्ड, बेटर रिस्क हैंडलिंग, रिस्क भी ना आपका कम है इसके अंदर। जैसे वहां पे तो बहुत रिस्क है, कोई दिक्कत आ गई तो क्या करेंगे लास्ट मोमेंट पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड गुड प्लानिंग, इसमें आपको अच्छी प्लानिंग करनी है। जब आप डिवाइड कर रहे हो अपने काम को, तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, वाइज डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कब हमने क्या करना है, कैसे करना है, अदरवाइज दे विल बी क्योर्स। सेकेंड, इंटीग्रेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, बाद में जब सब हम इतने सारे मॉड्यूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना कभी एक बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। आई होप ये आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आरएडी मॉडल क्या है, कैसे सब कुछ है, हम इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज मॉडल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 1 के अंदर और भी अगर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन 3 मार्कर आएंगे पीवाईक्यू में, तो हम वो लास्ट में कवर करेंगे, जब मैं आपको एंडिंग करवाऊंगी ना कि हाँ, तब अब थोड़ा सा जो भी रिमेनिंग पोर्शंस बचे हैं या आपके लिए जानने जरूरी है, वो हम तब कवर करेंगे। फॉर नाउ हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आरएडी मॉडल क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखिए। सबसे पहले रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड से मतलब समझ आए, रैपिड मतलब फटाफट, जल्दी। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब फटाफट हम एप्लीकेशन डेवलप करके दे देंगे, यही हिंदी में तो हम इसका यही मतलब निकालेंगे। अब हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, वो अब हमें ध्यान से समझना है। आरएडी मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फोकस इज ऑन फास्ट डेवलपमेंट यूजिंग प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक एग्जाम्पल बनाना, एक मॉडल पहले से बना देना, जो कि एक एग्जाम्पल है कि हाँ हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना कॉलेज में कुछ पीपीटी आपने प्रेजेंट करनी है, तो उससे पहले आप अपना मीट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप बनाते हो कि भाई हम ऐसे करेंगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल से सेट कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम पहले कुछ कुछ पार्ट्स के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं कि हमारा मॉडल ऐसे दिखेगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वो हम प्रोटोटाइप्स के थ्रू फास्ट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड वेरी क्विकली विद यूजर इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। अगर आपको याद हो, वाटरफॉल मॉडल के अंदर यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम था, बहुत ज्यादा मिनिमम। एक बार उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, लास्ट में हम सीधा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आरएडी मॉडल के अंदर हम यूजर की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। कैसे क्या, वो आगे समझेंगे। आई होप इतना 2-3 पॉइंट्स क्लियर होने जरूरी है हर स्लाइड से। इस स्लाइड से क्या समझ आया, इस स्लाइड से क्या समझ आया कि हम प्रोटोटाइप की हेल्प से फास्ट अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे यूजर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, आरएडी मॉडल में क्या लिखा है, फास्ट डेवलपमेंट, एज आई टोल्ड यू, यूजेस रीयूजेबल कंपोनेंट, जो पहले से बनाए हुए उनको रीयूज भी यहाँ पे कर लिया जाता है कंपोनेंट्स को। थर्ड, हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट, वेरी एसेंशियल पॉइंट, अभी हमने डिस्कस करा। फोर्थ, लेस डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, बिकॉज हम यूजर को इतना इन्वॉल्व करें, तो देर इज नो सच नीड कि हम ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें। ज्यादातर हमारा यूजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल, डेवलपिंग अ स्मॉल मोबाइल ऐप क्विकली, फटाफट से आपने फिग्मा के अंदर मोबाइल ऐप तैयार करके दे दिया।
ठीक है, अभी हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो कितना अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, बिलीव मी। यूआई यूएक्स डिजाइनर के अंदर जिनको जानना है, डिजाइनिंग के अंदर, वो क्या कर रहे होते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं फिग्मा वगैरह, वहां पर आपको पूरा मतलब टेम्पलेट सा मिल जाता है बना हुआ, आईफोन 15 का 16 का, वहां पर आप अपनी चीजें लगाओ, पेस्ट करो, अपने फ्रेम्स बनाओ, जो भी आपकी ऐप बनानी है 4-5 फ्रेम बनाओ, वहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो एज अ प्रोटोटाइप ही है आपके लिए। तो वहां पे काम करना शुरू करो। आपका ये टाइम स्किल्स पे ध्यान देने का है, सो मेक श्योर आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपना इंटरेस्ट ढूंढो। क्या पता आपको इंटरेस्ट ना हो तो आपको एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करो, आप बाकी अपने स्किल्स पे फोकस करो, डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड में जाओ, बिजनेस एनालिस्ट वाली में जाओ, कि जहां पर आपकी कोडिंग ना हो उन चीजों को आप अपना सर्च करने लग जाओ। जो अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करने लग जाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पर आपको एक्चुअल में एक्शन में आना है। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमने एक मतलब फ्लो चार्ट बनाया है आरएडी मॉडल का। सबसे पहले रिक्वायरमेंट प्लानिंग, देन यूजर से डिजाइन, देन थर्ड कंस्ट्रक्शन एंड कट ओवर। अब आपको लगेगा कि मैम आपने तो पहले ना 7 स्टेप्स की बात करी थी, है ना खुशी, आपने पहले 7 स्टेप्स की बात करी थी, अब ये 4 क्या है समझते हैं। यहाँ पे हम इस चीजों को इजी बना रहे हैं, इस मॉडल के अंदर ये प्रोसेसेस चलते हैं। अब देखो जब हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको 7 के 7 पॉइंट्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट का, कैफे रेस्टोरेंट जो तुम्हारा मन करे, आप एक ऑर्डरिंग ऐप बनाइए। तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होगी, जो कि पहला स्टेप था हमारे मॉडल का, डिसाइड बेसिक नीड्स। हम बेसिक नीड्स डिसाइड कर लेंगे, जैसे हम डॉक्यूमेंट मतलब पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करते थे, वही रिक्वायरमेंट प्लानिंग के नाम से लिखा गया। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, देयर इज नो सच इशू, ठीक है। तो मेन्यू, ऑर्डर, पेमेंट, ये हमने बेसिक नीड्स डिसाइड कर ली, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया। सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, यूजर डिजाइन। ओनर चेक स्क्रीन डिजाइन एंड गिव्स क्विक फीडबैक। जो भी आपने स्क्रीन डिजाइन वगैरह करा उस पर फटाफट से आपको फीडबैक दे देगा कि आपको इसके थ्रू चलना है या नहीं चलना। ओके, क्योंकि जो मोबाइल एप्स होती है उनमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, जो मतलब अच्छे खासे ट्रेन्ड व्यक्ति होते हैं उनके लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखो, ऐप इज बिल्ड फास्ट यूजिंग रेडी कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स रेडी होते हैं, बहुत सारे फ्रेम्स रेडी होते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और इमोजीज इतने सारे होते हैं, इतने सारे वी कैन से जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं, जो भी पिक्चर्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो सब मिल जाता है ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल होता है, तो इतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज जो यूजेबल कंपोनेंट्स हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं। सो कट ओवर ऐप इज टेस्टेड एंड लॉन्च क्विकली। फटाफट से उसको टेस्ट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। सो कितना इजी प्रोसेस है, दैट्स व्हाई आरईडी को रैपिड बोला गया है। फटाफट से आप अपने एप्लीकेशन को डिलीवर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अब क्लियर हो गए हो। रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम बेसिक नीड्स को डिसाइड करेंगे, यूजर डिजाइन में हम फटाफट से अपनी डिजाइनिंग करके फीडबैक ले लेंगे यूजर का, थर्ड में कंस्ट्रक्शन, आप ऐप को बनाएंगे और उसमें जो भी रेडी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके ऐप तैयार कर देंगे। कट ओवर में क्या होगा कि आप ऐप को टेस्ट करेंगे और फिर लॉन्च कर देंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इन आरईडी मॉडल प्लानिंग इज मिनिमल। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, डिजाइन इज डन विद यूजर्स। यूजर के साथ बैठ के हम सारी डिजाइनिंग की बात भी कर लेते हैं, डेवलपमेंट भी फटाफट से फास्ट हो जाता है बिकॉज यूजेबल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड क्विकली, और सॉफ्टवेयर फटाफट से डिलीवर कर देते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गई हो, हमने पहले भी डिस्कस करी, एक बार दोबारा रिपीट कर दिया, इसको लिखें अपने पास। हम लास्ट में पीडीएफ तो जरूर लेकर आएंगे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। वो पीडीएफ आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरह और स्टैटिस्टिक्स की तरह बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। सारे नोट्स आपको इतने इजी फॉर्मेट में मिल जाएंगे, कम से कम एक्सप्लेनेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, ये नहीं कि भर दिया बस पेज, नहीं, आपको पास पॉइंटर्स होंगे, एक बार रीड करोगे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। सो उसके लिए तो टेंशन ना लें, फिलहाल कंसंट्रेशन के साथ इन वीडियोस को कवर करें। बिलीव मी, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लास्ट के अंदर। अपने मैथ्स पे फोकस करना, ठीक है, इस पे नहीं फिर उस टाइम पर। उसके बाद देखो आरईडी मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या लिखा है, वेरी फास्ट डिलीवरी, एज आई टोल्ड यू, फ्लेक्सिबल टू चेंजेस, क्योंकि आप यूजर का इतना इन्वॉल्वमेंट होता है तो कोई भी चेंज आप फटाफट से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखो लार्ज प्रोजेक्ट्स में टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी काफी होगी, और यूजर कितना इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टेप्स, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। सो उसके लिए सुटेबल नहीं है, रिक्वायर्ड स्किल्ड डेवलपर्स, एज आई टोल्ड यू, स्किल्ड पीपल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और एक चीज और, आपने जो लाइन पढ़ी नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये लाइन एक जगह और लिखी थी, कौन से मॉडल में थी वो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपका आंसर ठीक हो, आई विल गिव यू अ थम्स अप,
ठीक है, और मैं आपको पक्का अप्रिशिएट करूंगी। आई वॉन्ट टू नो द आंसर। फटाफट से कमेंट में अभी वीडियो को रोको और मेरे को बताओ और कौन सा ऐसा मॉडल है, हमने अब तक 3 पढ़े हैं, ठीक है, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल और आरईडी, कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है आरईडी की तरह, ठीक है, बताओ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइप का मतलब अभी भी बताया कि डेमो क्रिएट कर देना, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल बिल्ड्स अ सैंपल वर्जन। मैंने क्या बोला है कि एग्जांपल सेट कर देना, तो दैट मींस अ सैंपल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बिफोर फाइनल डेवलपमेंट। अभी तक हमने फाइनल डेवलपमेंट नहीं शुरू करी, हमने वो नहीं करी है, बट एज एन एग्जाम्पल, एज अ सैंपल हमने ये तैयार कर दिया, जिससे आप एक ओवर व्यू ले लो जो भी आपका यूजर है और डिसाइड कर ले कि हम सही डायरेक्शन में हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये मीट कर रहे हैं, बिकॉज उसी को हम आगे बेस बना के अपना आगे का डेवलपमेंट का काम करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल कि आप अपनी चीजों को यूजर से कंफर्म करवा लो और फिर आगे बढ़ो, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो। फर्स्ट वी बिल्ड अ डेमो देन इंप्रूव इट। पहले हम एक डेमो बना लेते हैं, फिर जो जो वो चेंज कहता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से हम चेंजेस लेके आते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ये सारी लाइंस बहुत इजी हैं, ये टाइप जितने भी हैं मॉडल्स ये बहुत इजी हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन एंड यू विल गेट द पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रोटोटाइपिंग में हम एक डेमो तैयार कर देते हैं बिफोर द डेवलपमेंट। स्लाइड कंप्लीट, समझ आ गई। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसका आपका क्या पूरा मॉडल होगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन क्विक डिजाइन, बिल्ड प्रोटोटाइप। देखो वही सारी चीजें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली, दोबारा नहीं इतना डीप में जा रही क्योंकि आई नो आपको पता है, जिसने सेकंड वीडियो देखी है ना, सेकंड पार्ट देखा है, उसके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है। बिल्ड प्रोटोटाइप, यूजर फीडबैक, रिफाइनमेंट और फाइनल सिस्टम। मैंने आपको बताया ना, देखो जिसमें 3 स्टेप सबसे मेन है, बिल्ड प्रोटोटाइप, यूजर फीडबैक और रिफाइनमेंट। आपने अपना डेमो बनाया, फटाफट से फीडबैक लिया, उसने जो बताया वही आपने चेंजेस कर दिए, रिफाइनमेंट कर दिया, उसके बाद आप फाइनल सिस्टम के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वेरी इजी, आई होप क्लियर होंगी चीजें। अब देखो, हेल्प्स अंडरस्टैंड अनक्लियर रिक्वायरमेंट। जो भी अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है उसको समझने में बहुत इजी होता है, बिकॉज जो भी आप डेमो बना दोगे फिर दिखाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत समझा, क्या सही समझा, बिकॉज फीडबैक डिसाइड करेगा सब कुछ। यूजर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोटाइप इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक डेमो है। आप जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आगे डेवलप करेंगे, ठीक है, लेटर स्टेजेस में। रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप इतने फीडबैक्स ले रहे हैं, डेमो बना रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल, एटीएम इंटरफेस डेमो शोन टू यूजर्स बिफोर फाइनल सिस्टम। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। देन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। एडवांटेजेस में क्या है, क्लियर रिक्वायरमेंट्स है, यूजर सेटिस्फेक्शन बहुत होती है बिकॉज आप इतना इन्वॉल्व करते हैं उन्हें। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिकॉज आपको पहले डेमो बनाने पे पैसा खर्च करना है, टाइम लगाना है, फिर आप आगे दूसरे पे जाते हो। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है एक्स्ट्रा कॉस्ट का, रिमेंबर। ओके, सेकंड, पुअर डिजाइन इफ प्रोटोटाइप रीयूज्ड रॉन्गली। अगर आपने प्रोटोटाइप को रीयूज कर लिया तो वो आपका एक पुअर डिजाइन की तरफ आपको लेके जाएगा। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा दोबारा से प्रोटोटाइप बनाओ, ये एक एडवाइस करा जाता है, बिकॉज ये नहीं कि आप हमेशा चीजों को रीयूज करो, चीजें खराब भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, द लास्ट मॉडल। नाउ दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल। जरूर पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, आपके जो कॉलेज के एग्जाम होंगे मिड टर्म एंड टर्म, उसमें भी देखने को मिलेगा, इतना फेवरेट क्वेश्चन होता है ये टीचर्स का। स्पाइरल मॉडल कंबाइंस वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग विद रिस्क एनालिसिस। 2 मॉडल को कंबाइन करके स्पाइरल मॉडल बनता है। कौन कौन से मॉडल को कंबाइन करके, वाटरफॉल को और दूसरा प्रोटोटाइपिंग को, विद रिस्क एनालिसिस। रिमेंबर, रिस्क एनालिसिस का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे क्या भी डायग्राम आएगा समझाऊंगी। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन रिपीटेड लूप्स विद रिस्क चेकिंग। जैसे बोलो ना स्पाइरल, तो ये स्पाइरल की मतलब 360 डिग्री में काम करता है, ये ऐसे घूमता हुआ चक्कर चलता है, ठीक है। पहले आपने ये करा कंप्लीट, फिर ये कंप्लीट करा, फिर ये और फिर उस पर दोबारा से आगे स्टेप, तो एक लूप चलती रहती है, 4 लूप की तरह, ठीक है, चलता रहेगा रिपीट जब तक आप उस पर कंप्लीट ना कर दो उसको। विद रिस्क चेकिंग, हमारा रिस्क चेकिंग इसमें सबसे मेजर और हैशटैग वाला पॉइंट है। स्पाइरल मॉडल मतलब रिस्क चेकिंग, जो कि आज तक अब तक हमने जितने भी मॉडल पढ़े उसमें कहीं भी रिस्क चेकिंग नहीं था।
एज सच इतना बाहर आया हुआ कि भाई हाँ हमें रिस्क चेकिंग पे इतना कंसंट्रेट जो उन्होंने करा है वो सिर्फ स्पाइरल मॉडल में। तो याद करने के लिए ऐसी चीजों को याद करो, स्पाइरल मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है, इनकी छोटी छोटी चीजों को याद कर लो। जब क्वेश्चन में आपको दिखेगा वो चीजें तो आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर को एग्जैजरेट कर लोगे। इतना मैं बिलीव करती हूँ हर स्टूडेंट के ऊपर। एक बार बस जो की पॉइंट्स इनको याद कर लो, बाकी आप बहुत समझदार हो। ठीक है, देखो अब ये आपको डायग्राम से समझ आएगा। पहले क्या है, प्लानिंग, देन रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवैल्यूएशन। प्लानिंग में क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबका यही पहला पॉइंट तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, कान कहीं से भी पकड़ो। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपने इंफॉर्मेशन जो भी बेसिक नीड्स थी वो आपने ले लिया। रिस्क एनालिसिस में क्या करोगे कि प्रोटोटाइप जब बनाओगे तो देखो कि भाई इसमें क्या इश्यू है, क्या दिक्कत आ सकती है, रिस्क की जितनी भी इवैल्यूएशंस है, जो भी आपको लगता है कि चांसेस हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्क एनालिसिस के अंदर। एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, देखते हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम करेगा क्या नहीं करेगा, क्या रिस्क है क्या नहीं है, वो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे प्रोटोटाइप भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने प्रोटोटाइप बना दिया, रिस्क एनालिसिस कर लिया, प्रोटोटाइप मतलब डेमो, वो आपने सब कुछ कर लिया, फिर आप इंजीनियरिंग वाले फेज में आते हो, वो है कोडिंग और टेस्टिंग। कोडिंग मतलब डेवलपमेंट करोगे, अपना कोड लिखने लगोगे, अपनी जो वेबसाइट है जो भी ऐप है वो बनाने लगोगे। फिर वो टेस्टिंग, टेस्ट के पास जाएगा कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, बग तो नहीं है, वो सब कुछ टेस्टिंग में आएगा। तो 3 फेज हो गए, पहले में प्लानिंग करी, दूसरे में रिस्क एनालिसिस प्रोटोटाइप वाला चीज आई, और थर्ड में हमारी कोडिंग और टेस्टिंग आई। तो ऐसे हमने 4 पार्ट्स में, क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फोर्थ क्या है, इवैल्यूएशन। हम अब इवैल्यूएट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जो हम अपने यूजर के साथ बैठ के करेंगे कि भाई अब बताओ, ठीक है, उसने जो भी फिर कहा नहीं हुआ, फिर हम दोबारा से शुरू हो जाएंगे कोई दिक्कत हुई तो। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द स्पाइरल मॉडल। क्लियर हुई मेरी बात? यूजर का इन्वॉल्वमेंट भी है, रिस्क एनालिसिस द मेन पॉइंट, प्रोटोटाइप भी बना रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, पहले प्लानिंग भी करी, तो एकदम घूम गए हम। ठीक है, तो स्पाइरल वाले फॉर्म में हम इसको मॉडल को पढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब मैंने इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि और क्लियर हो जाए, अगर मेरी ले मैन की लैंग्वेज में नहीं समझ आया तो डेफिनेशन से समझ लो। मेरा मेन मोटिव है आपको समझ आ जाए, बेशक कैसे भी आए। अगर हिंदी भाषा में, मामूली इंसान की भाषा में और एक्सप्लेनेशन में समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर डेफिनेशन से आ रहा है तो डेफिनेशन से समझ लो, तुम लोग पढ़े लिखे हो तो ऐसे समझ लो। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो बंदा हिंदी भाषा में सरल तरीके से लेमैन लैंग्वेज में समझा दे, वही हमारा काम बन जाता है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, प्लानिंग की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, ये हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। डिसाइड व्हाट टू बिल्ड इन द साइकिल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वेरी इजी, प्लानिंग उसमें आ गया। रिस्क एनालिसिस में क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क। मैंने क्या बोला, जो भी तुम्हें लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। बिल्ड प्रोटोटाइप्स इफ नीडेड, अगर आपको लगता है कि रिस्क एनालाइज करने के बाद भी आपको एक बार डेमो बना लेना चाहिए तो यू विल मेक द डेमो ऑल्सो, अ सैम्पल वर्जन ऑल्सो, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। थिंक व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू अवॉइड इट, ये सोचते हैं कि क्या गलत जा सकता है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको रिस्क एनालिसिस बोलते हैं। रिस्क के बारे में हम पीयूएम में भी पढ़ चुके हैं, ओबी में भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिस्क आ गया। ठीक है, इंजीनियरिंग में क्या है, कोडिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। एक्चुअली बिल्ड एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर पार्ट, एक्चुअली बिल्ड मतलब कोडिंग पार्ट एंड टेस्ट मतलब जो टेस्टिंग होती है। क्लियर? ये मैं फटाफट से करा रही क्योंकि मैं बहुत समझा चुकी हूँ आप सभी को। ठीक है, अब तक जितने भी हमारे टॉपिक्स हमने कवर करे, हमने हर जगह यही बात करी है, कोडिंग में क्या है, टेस्टिंग में क्या है और प्लानिंग में क्या, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सो हम रिपीट नहीं करेंगे, फटाफट से अपने टॉपिक को कवर करेंगे। इवैल्यूएशन में क्या है, कस्टमर का रिव्यू लेना। एज आई टोल्ड यू, क्लाइंट से आप पूछोगे कि भाई देखो ये हमारा तैयार हुआ, परोस दोगे उसके आगे, तो कस्टमर का रिव्यू लोगे और फीडबैक। सो चेक इफ द डेवलप्ड पार्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल देन दोबारा से आपकी लूप शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो जो ये आपको डायग्राम मैंने शुरुआत में दिखाया, जो मॉडल दिखाया, प्लीज उसको मगअप कर लो, उसमें कसर मत दिखाना प्लीज, क्योंकि दैट इज वेरी एसेंशियल। वो एक बार बना दोगे ना तो कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता, बेशक तुम्हारी फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम क्यों ना हो या फिर इतनी अप्रोप्रिएट ना हो। डायग्राम से बहुत ज्यादा अच्छा जो इन्विजिलेटर होते हैं उसमें बहुत अच्छा इंपैक्ट डलता है कि भाई इसके पास नॉलेज है। सो डू दैट। देन व्हाई स्पाइरल मॉडल इज यूज्ड, क्यों हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं? पहला पॉइंट, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए।
रिमेंबर ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ही मॉडल बना है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए इतना यूज नहीं होता क्योंकि कौन इतने लूप्स में घुसे, बट ये लार्ज जो इतने एसेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी लेंथी होते हैं, उसके लिए दिस इज अ सुटेबल वन। व्हेन रिस्क इज हाई, जब रिस्क ज्यादा हो तभी यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि रिस्क एनालाइज करके देता है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुली क्लियर, दैट्स व्हाई हम चीजों को आराम से लेके चलते हैं, ठीक है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट दैट मच क्लियर। आई होप क्लियर हो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जी, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त। एडवांटेजेस क्या है? रिस्क हैंडल्ड अर्ली। आप स्टेज पे जाओगे रिस्क एनालिसिस की, तो जो चीज बनने के बाद चेक करते वही आपने पहले की इनिशियल स्टेजेस में चेक कर लिया, रिस्क एनालिसिस कर लिया। यूजर फीडबैक इन एवरी साइकिल, हर साइकिल पे आप यूजर फीडबैक ले रहे हो। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स हम लार्ज और एसेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं स्पाइरल मॉडल में, सो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम ऑब्वियस सी बात है देंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ये पूरी साइकिल चलती रहती है एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज बिकॉज इतने सारे फेजेस हैं आपके, क्वार्टर में डिवाइडेड है और उसके बाद भी दोबारा लूप शुरू हो जाएगी, सो इट्स कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हमने आरएडी, उसके बाद फटाफट से बताओ, आरएडी कंप्लीट हो गया, देन प्रोटोटाइपिंग, और उसके बाद ये लास्ट स्पाइरल मॉडल, ये तीनों टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कर लिए। पहले वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, सो आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा, मॉडल्स सॉफ्टवेयर वाले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। वहां आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ पर्सनल में अपनी बात शेयर करनी है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो bca@khushi.sharma@gmail.com पर फटाफट से कमेंट करो, हम पक्का आपको रीच करेंगे और आपसे जरूर जानेंगे क्या प्रॉब्लम है। सो प्लीज मेक श्योर अपनी तरफ से आप एफर्ट्स अच्छे से डालें, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ चीजें आ रही हैं या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई यूनिट के साथ, ओके बाय।